यहीं से आने वाले हैं। यकीन नहीं तो देख लो, सिर्फ एक वीडियो तुम्हारी कॉपी में 70 में से 70 लिखवा देंगे। बोर्ड वाले भी यही मॉडल पेपर देखकर पेपर सेट करते हैं। सच जानो, अगर तुमने ये मॉडल पेपर हल कर लिया तो टॉपर बनना तय है। क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 2026 आप सभी को प्यारे बच्चों मालूम होना चाहिए जो आपका पेपर रहने वाला है, जो 18 फरवरी से आप सभी का पेपर जो हिंदी का स्टार्ट है, क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 2026। आपको इसी वीडियो में पूरे डाउट क्लियर करने वाले हैं। आपका जो पेपर का पैटर्न कैसे रहना है, कैसे बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, कैसे वो मार्कशीट को फिल करना है, और यहाँ पे इसी वीडियो में पूरी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। और इसी वीडियो में आपको लिखने का तरीका और पूरी तैयारी हम करवा देते हैं। ऐसे ही पैटर्न सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, नहीं सेम पैटर्न यही रहेगा जो मॉडल पेपर 2026 आया हुआ है। आपका जो पूर्णांक रहने वाला है प्यारे बच्चों 70 नंबर का है। 70 नंबर के दो भाग रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न के उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। 20 नंबर के क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी को मार्कशीट पर इसी क्वेश्चन को फिल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहां से आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो प्रारंभ में आप सभी को जो 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है पेपर को पढ़ने के लिए, आप सभी को टाइम दिया जा रहा है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ प्रश्न पत्र के दो खंड रहेंगे, खंड आ तथा खंड बा में क्या रहने वाले हैं, विभाजित है। और प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके वो मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से क्या करना है, काला करना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। वो मार्कशीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसका आप सभी क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। आप जो भी क्वेश्चन हल करेंगे प्यारे बच्चों उसके सामने अंक निर्धारित रहने वाले हैं। 1 नंबर का है तो 1 नंबर लिखा रहेगा, 2 नंबर का है 2 नंबर लिखा रहेगा, 3 नंबर का है 3 नंबर लिखा रहेगा, 4 नंबर का है 4 नंबर लिखा रहेगा। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो 6 नंबर का है, 7 नंबर का है, उसके सामने जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके सामने लिखा रहेगा। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन को पैटर्न को देखते हैं और मार्कशीट पर कैसे फिल करते हैं। चलते हैं आज का पेपर शुरू करते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खंड आ का, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। हिंदी का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1943 ईस्वी, सन 1951 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी। और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सन 1979 ईस्वी। जो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सन 1959 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको आपको आंसर तो मालूम हो गया, अब इसको ओमार शीट पर क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अब चलते हैं ओमार शीट की तरफ। यहाँ चलते हैं ओमार शीट पर आप सभी को जो केंद्र का कोड होगा, अनुक्रमांक होगा, विषय कोड होगा, प्रश्न पत्र संख्या होगा, सभी को आप लोग को फिल करना लेना है। और इतना ध्यान देना ओमार शीट पर, आधा ऐसे कटकुट नहीं करना है, एक लाइन ऐसे नहीं खींचना है, आधा अधूरा गोले को नहीं भरना है। जैसे ये गोला दिखा गया है ना, ऐसे ही पूरे गोले को काले रूप से भरना होगा। आप सभी को इतना मालूम होना चाहिए। और यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे हमारा पहला उत्तर है यहाँ पर आया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही था अभी, तार सप्तक संपादक जो था ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ओमार शीट पर हम जाएंगे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पर, इस गोले को पूरा भर देंगे, इस वाले गोले को पूरा भर देंगे। इतना हमें पूरा करना है, इस वाले गोले को क्या करना होगा, पूरा फिल कर देना, क्रॉस नहीं करना है, बाहर भी नहीं निकलना। ये थोड़ा ये निकल गया है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब चलते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओमार शीट के सामने जाना, पहले क्वेश्चन सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन मेरा सही है उस गोले को क्या करना होगा, फिल करना होगा, पूरे रंग देना, उसको बाहर ना निकलने पाए गोले के। इतना आप सभी को याद रखना है। यह मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और इसका जो व्याख्या दिया गया है यहाँ पर, दूसरा सप्तक का संपादक आगे ने किया था, यह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामिनी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। ओमार शीट पर दूसरे नंबर प्रश्न पर जाकर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी डी करके, वहां पर उस क्या करना पड़ेगा, गोले को फिल करना होगा। कौन सा ऑप्शन सही था मेरा, ऑप्शन नंबर बी।
बी वाले ऑप्शन के सामने जाकर दूसरे क्वेश्चन में बी वाले गोले पे जाकर पूरे गोले को फिल करना होगा। इतना करना है बस, जो ऑप्शन सही है उस वाले ऑप्शन के सामने जाकर गोले को फिल करना है। ये सब ऐसे ही पैटर्न बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। यहाँ से जो इसकी व्याख्या दिया गया है यहाँ प्यारे बच्चों, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो छायावाद की प्रतिनिधिकृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण, सेकंड ऑप्शन दिया गया युद्धों का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया यथार्थ चित्रण, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्यारे बच्चों भक्ति की प्रधानता। भक्ति की प्रधानता। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है, प्रकृति का मानवीकरण। और मार्क शीट पर जाना है सीधा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। उस ऑप्शन के सामने गोले को क्या करना है? फील करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या करना है? तीसरे नंबर पे ऑप्शन नंबर ए पे क्या करना है? यहाँ पर फील करना है। यही आप सभी क्या करना है? क्रॉस नहीं करना है। यहाँ हम हाथ से किए हैं, यहाँ से क्रॉस हो गया, इतना ध्यान है, क्रॉस नहीं होना है। आधा अधूरा नहीं, पूरे गोले को रंगना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर छायावाद में कवियों ने प्रकृति को मानव रूप में प्रस्तुत किया है, यह उसकी मुख्य विशेषता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और ये क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 2026 का है, और जो आप सभी का 18 फरवरी से पेपर होने वाला है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। मैथिली सरल गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली सरल गुप्त किस युग से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, और यहाँ पर भारतेंदु युग। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है, कौन सा राइट आंसर है। यहाँ जो इसका उत्तर होगा यहाँ पर द्विवेदी युग। कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर? द्विवेदी युग इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उमार शीट पर चौथे नंबर का ए ऑप्शन सही है। चौथे नंबर का ए ऑप्शन सही है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करना पड़ेगा? गोले को फिल करना होगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसकी व्याख्या भी साथ में देख लेते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल, गिरिशन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पर दिया गया है यहाँ प्यारे बच्चों मिश्रवधु। 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शुक्ल इसका करेक्ट आंसर है। वो मार्क शीट पर 5वें नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन को फिल करना है। वो मार्क शीट पर क्या करना है? 5वें नंबर क्वेश्चन के सामने ए को फिल करना है। आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगले बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर छठे इसका जो व्याख्या दिया गया है यहाँ प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को उनकी कठिन भाषा के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को उनकी कठिन भाषा के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरे ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा, तीसरे ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा, चौथे ऑप्शन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत। 4 ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन छठे नंबर क्वेश्चन का जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर। यहाँ पे इसको उमार शीट पर देखते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गोले से क्रॉस ना होने पर इसका आप सभी लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है यहाँ पर। और यहाँ से हम आज से किए हैं, ये थोड़ा गोला क्रॉस हो गया, इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। इसकी व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन का। अजातशत्रु प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? एक ऐतिहासिक नाटक है। आप सभी विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ जो दिया गया है इलाचंद जोशी को कहानियों का विषय है। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ प्यारे बच्चों, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ प्यारे बच्चों मनोवैज्ञानिक। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है मनोवैज्ञानिक। और यहाँ बताया जा रहा है
और जो 7वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। 7वें उमार सीट पे जाना है, 7वें नंबर पर क्या करना है? बी ऑप्शन को फिल करना है। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को फिल करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ प्यारे बच्चों, जो इसकी व्याख्या दिया गया है यहाँ प्यारे बच्चों। इलाचंद जोशी ने अपने कथाओं में मानव मन के गुण भावों और मानसिक तत्वों का चित्रण किया गया है। यहाँ से क्या करना है? इलाचंद जोशी ने अपनी कथाओं में मानव मन गुण भावों को मानसिक चित्रण का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन जो हमारा है, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। कौन सा समय था? यहाँ बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 8वां नंबर, प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, उपयुक्त सभी। जो ये समय था, कौन सा समय था? प्रसाद युग। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा नंबर क्वेश्चन था हमारा? 8वें नंबर पे ऑप्शन नंबर सी। 8वें नंबर पर ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर आप सभी क्या करना? 8वें प्रश्न में जाना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन, यहाँ जो इसकी व्याख्या दिया गया है यहाँ प्यारे बच्चों, 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य का प्रसाद युग कहलाता है, जो छायावाद के उत्कर्ष का काल था। क्या था? छायावाद के उत्कर्ष का काल था। यहाँ जो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर 9वां जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मिलान कीजिए। मैला आंचल और यहाँ दिया गया प्रेमचंद दिया गया है। चित्रलेखा यहाँ पर है फणीश्वर नाथ रेणु, जिसने कहा था भगवती चरण वर्मा। कफन यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ से ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर का ख ग घ का, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर ए। और कौन कौन से यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर क्या करना है? 9 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर मैला आचर फणीश्वर नाथ रेणु, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से उपन्यास है। निम्नलिखित में से उपन्यास है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर यहाँ पर सेवा सदन, विराट की पद्मनी, कफन और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया चित्रलेखा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके, कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। और ये ओमार शीट पर कौन सा नंबर क्वेश्चन था? हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। और कौन सा आंसर सही है? सी। 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन जाना, ऑप्शन नंबर सी। गोले को क्या करना है प्यारे बच्चों? पूरा फिल करना है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है, यहाँ पर सेवा सदन प्रेमचंद है, यहाँ पर उपन्यास है। विराट की पद्मनी क्या है? उपन्यास है। चित्रलेखा क्या है? उपन्यास है। आप सभी को क्या मालूम होना चाहिए पूरा? कफन क्या है? कहानी है, उपन्यास नहीं है। और यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। करुण रस का अस्थायी भाव है। करुण रस का अस्थायी भाव है। रति है, हास है, शोक है और यहाँ पर है निवेद है। यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक, इसका राइट आंसर यहाँ पर। शोक क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर शोक क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया था ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर शोक। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर यहाँ दिया गया है करुण रस में दुख और विषाद की भावना प्रधान होती है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। और जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हम पूरे पॉइंट बता दे रहे हैं। यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पौर्य प्रभात, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है। यहाँ जो बताया गया है 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, उपमा अलंकार, उपेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और यहाँ बताया गया है श्लेष अलंकार। 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों बताया गया है यहाँ पर। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उपेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओमार शीट पर जाना, 12वें का ऑप्शन नंबर बी, 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ जो इसकी व्याख्या दिया गया है, यहाँ श्री कृष्ण की शोभा की तुलना नीलमणि शैल पर पड़ती है। प्रभा से निकली हुई जैसे शब्द का प्रयोग न होते हुए भी तुलना प्रकट है।
इसलिए यह उपेक्षा अलंकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 13वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, यह एक सममांत्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें छंद का लक्षण है सोठा, रोला, चौपाई, दोहा। जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौपाई, इसका राइट आंसर यहाँ पर चौपाई क्या है यहाँ पर, इसका राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ बताया गया है अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये कौन सा हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा था। 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी गोले को फिल करना है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर चौपाई छंद में प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 यह एक सममात्रिक छंद है और 4 चरणों में होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है, पहाड़ शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ बताया गया ऑप्शन नंबर 1 प्रा, आ, नेर, पा। यहाँ पे किस शब्द का उपयोग किया गया है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रा। और यहाँ पे मार्क शीट पे जाना है। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। और मार्क शीट पे क्या करना है, 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए क्या है प्यारे बच्चों, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रा उपसर्ग का अर्थ है सामने या प्रारंभ में हार मानना, शब्द से जुड़कर पहाड़ आघात बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, कर्मधारक, द्विगु, तत्पुरुष, और यहाँ दिया गया है यहाँ पर है द वन। अगले ऑप्शन यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये 15वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर 15वें नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बी सही है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर मार्क शीट पे दिया गया है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। 4 ऑप्शन दिए गए 2, 5, 6, 8। इसका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर 5 इसका क्या है राइट आंसर है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 है, बी 5 है। 16 का बी, 16 का यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है 16 का बी राइट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, विधान वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य, विस्म यदि बोधक वाक्य। और यहाँ 5वां क्वेश्चन दिया गया है निषेधवाचक वाक्य। और यहाँ अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है रोना, आंख, आंसू, आंसू। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। और यहाँ दिया गया है कौन सा ऑप्शन सही था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर सभी ओ मार्क शीट पर फिल करना है ऐसे ही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर आंसू तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप आश्रु होता है। और यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इसमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसकी व्याख्या दिया गया है यहाँ पर कर्मवाच्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे बच्चों राइट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गोले के सामने फिल करना होगा। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर मनुष्य, बचपन, कोई,
उपयुक्त सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया कोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर मार्कशीट पर 20 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मार्कशीट पर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, 20 नंबर का है। ऐसे ही आप सभी को प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन को हल करना है यहाँ पर। अब जो हमारा है यहाँ पर खंड बा, आप सभी को मालूम होना चाहिए खंड बा के जो प्रश्न है यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर का है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ क्या बताना है? यहाँ पर तीनों प्रश्न पर उत्तर देना है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का है और 2 नंबर का है और ये 6 नंबर, टोटल कितने होते हैं? 6 नंबर का। और गद्यांश जो आप लिखेंगे आधारित जो प्रश्न रहेंगे, अनुवाद करेंगे, जो संदर्भ लिखेंगे आप 2 नंबर रहेगा, अनुवाद करेंगे 3 नंबर हो जाएगा। और ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे 2-2 नंबर का रहेगा। ये 2 3 6 हो जाएगा। 3 पार्ट है इसके, 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का हो जाएगा। लेखक ने भारतीय संस्कृत को अनेक देशों को समूह क्यों कहा है? 2 नंबर का ये हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का। ये टोटल कितने हो गए? 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप सभी को नीचे यहाँ पर अथवा करके दिया गया, ये भी क्या है? 6 नंबर का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको भी हल दिखा देते हैं। यहाँ जो अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। यहाँ पर कितने? 3 क्वेश्चन है 2 नंबर का। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का यहाँ भी दिया गया है। अब इन सभी प्रश्नों को यहाँ हल देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया को सभी देशों में बसे हुए हैं। और यहाँ हम पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ कैसे गद्यांश का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल करना है। यहाँ पर यहाँ बता देते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी सी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों में गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का एक समूह है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। विभिन्नता देखने में क्या होगी? आएगी। यहाँ क्या करना है प्यारे बच्चों? ये आप सभी को देख लीजिए, पेपर का पैटर्न ऐसे ही आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ जो आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर डाल लीजिएगा प्यारे बच्चों। जो नंबर आप सभी का होगा, जैसे आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपको जैसे उत्तर आ रहा है, आप सभी को वैसे ही उत्तर को हल करना है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर संदर्भ व्याख्या करना है, यहाँ पर जो कहानी दी गई उसके संकेत यहाँ पर यहाँ से डाट कर यहाँ तक कर दीजिए। उसके बाद संदर्भ लिख दीजिए, उसके रेखांकित अंश के भाग हल कर दीजिए, उसके बाद अनुवाद को हल कर लीजिए। और यहाँ उसकी व्याख्या हो गया, जो यहाँ पूछा गया, जो एक गद्य खंड से लिया गया और जिस पाठ पुस्तक से लिया गया है यहाँ पर, उसको लिख दीजिए, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ से आप सभी को इतना करना है, पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप सभी को इतना ध्यान देना है। यहाँ पर देखो संदर्भ में क्या लिखना है, यहाँ हम बता देते हैं, ऐसे ही डिजाइन करना है। यह गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध भरत माता से लिया गया है। इसके लेखक ने भारतीय संस्कृति की विशेषता, विविधता और एकता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे सुंदर और साफ अक्षर में अंडरलाइन करके भी लिखना है यहाँ पर, जैसे ये आपकी काफी साफ सुथरी क्लीन लिखे पूरे नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। इसका आप सभी लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ जो हमारे 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है? लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा? यह हमारा क्वेश्चन था, यह भी 2 नंबर का है। लेखक के अनुसार भारत में भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा और रीति रिवाज में अपार विविधता है। यहाँ अनेक धर्म संप्रदाय और बोलियां पाई जाती हैं। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का क्या है? समूह है बच्चों। परंतु वास्तव में इस विविधता के भीतर एकता की और समानता छुपी हुई है प्यारे बच्चों। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर हिंदी में आने वाला है 18 फरवरी को, आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों। जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। बस जो रेखांकित भाग था ना, उसको यहाँ पर उत्तर देना था। ये भी 2 नंबर, 6 नंबर मेरा कंप्लीट हुआ। ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन को हल करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। इतना आप सभी को ध्यान देना है।
जो हमारा अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर अथवा करके था, इस अंश भाव में जो व्यक्ति भारत में केवल बाहरी दृश्य देखता है उसे यहाँ केवल विविधता ही दिखाई देती है, जैसे धर्म भाषा जातियां, लेकिन व्यक्ति भारत की आत्मा में झांकता है, उससे एकता प्रेम भाईचारा का गहरा भाव दिखाई देता है। जो अथवा करके हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, जिसमें निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये यहाँ उसका एक दिया गया है और इसके यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर पहले संदर्भ देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी। यह गद्यांश प्रगतिशील साहित्य के निर्माता नामक निबंध से लिया गया है। ऐसे ही प्रश्न को लिखना है। यहाँ पर ये संदर्भ है उसका, जो यहाँ अभी प्रश्न ऊपर हमने दिखाया था। और यहाँ पे इसमें लेखक ने बताया कि हर युग का साहित्य अपने समय की सोच को दर्शाता है, आगे चलकर यह अतीत का गौरव बन जाता है। जो रेखांकित भाग है यहाँ पर, यह भी 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावने होते हैं। इस कहावत का अर्थ है कि जो वस्तु या स्थिति हमारे पास नहीं होती वही हमें सबसे अच्छी लगती है। इसी प्रकार लेखक का कहना चाहता है कि चाहे अतीत का स्वप्न देखना हो या भविष्य की कल्पना करना हो, दोनों ही मनुष्य को सुख देते हैं क्योंकि दोनों ही दूर हैं और आकर्षक लगते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ये भी प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो तीसरा यहाँ पैटर्न दिया गया प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, प्रगतिशीलता का अर्थ है नए विचारों को अपनाना, समाज में सुधार लाना और आगे बढ़ना। लेखक बताना चाहता है कि प्रगतिशील साहित्य वह होता है जो समाज की नई दिशा देता है, लेकिन समय बीतने पर वह भी परंपरा हिस्सा बन जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये भी क्या है 2 नंबर मेरा कंप्लीट हुआ, 6 नंबर हो गया। जो दूसरा हमारा प्रश्न है यहाँ प्यारे बच्चों, मोर पंख सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे परी रहोगी। यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? संदर्भ पूछा जा रहा है और संदर्भ इसका अनुवाद करना भी होगा। यहाँ पर यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया। इसमें गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और विरह की भावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या यहाँ पर, मुरलीधर की आराधन धरी अधरा न धरोगी। यहाँ पे इसके अर्थ क्या निकल रहा है? यहाँ पर इस भाव है कि गोपी कहती है मैं श्री कृष्ण की नकल तो करूंगी पर उनकी बांसुरी अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह बांसुरी केवल श्री कृष्ण के अधारों से शोभा पाती है, अब मेरे आधार से योग्य नहीं है। यहाँ गोपी के अत्यंत पवित्र प्रेम और भक्ति की झलक मिलती है। यहाँ जो तीसरा पॉइंट बताया गया प्यारे बच्चों, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। यहाँ बताया गया, यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में उनकी गोप जीवन की लीलाओं का अनुकरण करने का निश्चय किया है कि वो उनके समान मोर पंख सिर पर सजाना, गूंज की माला पहनना, पीताम्बर ओढ़ना, हाथ में लुटकी लेना और ग्वाल बालों के संग गाय चराना चाहती है। उनका उद्देश्य था कृष्ण के रूप में व्यवहार को अपनाकर उनके सानिध्य का अनुभव करना। ये मेरा पैटर्न था। यहाँ पर जो अथवा करके यहाँ भी है, इसको हमें बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर दूसरे नंबर का अथवा करके वैसे ही पैटर्न यहाँ दिया गया। और ये तीसरा जो नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया? यहाँ पर संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर का क्या है? संदर्भ है। 3 नंबर का अनुवाद है। 5 नंबर क्वेश्चन है अथवा करके, ये भी यहाँ पर 5 नंबर का है यहाँ पर। और यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का यहाँ क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर का संदर्भ है, 3 नंबर का अनुवाद है, 5 नंबर का हो जाएगा। नीचे भी यहाँ पर करना है। और यहाँ से एक यहाँ पर आप सभी का अगर पूजा के यहाँ खंड 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन करने के लिए अच्छे शब्दों में लिखने के लिए प्यारे बच्चों। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर अभी उसका देख लेते हैं। यहाँ पर संदर्भ और यहाँ पर अनुवाद उसका देख लेते हैं। पहले यहाँ पर उसका संदर्भ, दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन करना है यहाँ प्यारे बच्चों। यह ऐसे क्वेश्चन लिखने का तरीका है। यहाँ पर यह पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्यक्त हुआ है। जब द्वारका में रहकर अपने बाल्यकाल
कि ब्रज सुखद दिनों का याद कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर संदर्भ लिखना। अब यहाँ नीचे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पर इसके पूरे वर्णन किया गया है, यहाँ पर उसको हल किया गया है। वृंदावन, गोकुल वन, उपवन, सघन कुंज की छाई है। यहाँ पर इस पंक्ति का भाव है, श्री कृष्ण कहते हैं मुझे ब्रज की एक एक जगह याद आती है। वृंदावन, गोकुल, वहां के वन, उपवन और सघन कुंजों की ठंडी छाया मेरे हृदय में बस गई है। उन स्थानों की याद से मेरा मन कभी नहीं भरता। श्री कृष्ण की ब्रज के प्रति अटूट प्रेम भावना दर्शाता है। तीसरे पॉइंट क्या बताया गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती। श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत सी बातें याद रहती हैं। माँ यशोदा और पिता नंद बाबा का स्नेह, माखन रोटी खिलाने के दृश्य, यहाँ पर है ग्वाल बालों गोपियों के साथ खेलने सुखद पल, यहाँ पर वृंदावन की कुंज छाया और गोकुल की प्रगति सुंदरता, इन सभी बातों को भी वे कभी नहीं भूल पाते। यहाँ जो तीसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पर संस्कृत गद्यांश में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, अनुवाद करना है। यहाँ पर यह गद्यांश हमारी भारतीय संस्कृत और भारत की महानगरी काशी की विशेषता को बताता है। इसमें बताया गया है कि भारत धर्म, साहित्य और कला का संगम स्थान है, संगम स्थल है रहा है। और यहाँ पर उसके संस्कृत गद्यांश यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर ये नगरी विविध धर्माण संगम स्थली, देश देश सर्वत्र स्पृहान्ते। हिंदी में अनुवाद क्या है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह नगरी काशी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थ स्थल, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और तुलसीदास जैसे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रचार किया। यह नगरी केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में नहीं बल्कि कला और शिल्प में भी प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, कोश, यहाँ पर छड़काएं पूरे देश में प्रसिद्ध है। इन सभी को पाना चाहते हैं। यहाँ सभी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ सभी को आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर है अस्माक, संस्कृत सदा, यहाँ पर है गतिशील और आचार्य, यहाँ पे ये अथवा करके दिया गया। ऐसे ही पैटर्न आप सभी को हल करना है। यहाँ दिया गया है। चौथे नंबर क्वेश्चन में संस्कृत पद्यांशों में अनुवाद कीजिए। संदर्भ में ऐसे यहाँ पे लिखना है। उसके यहाँ पे ये जो मॉडल पेपर 2026 उसका पूरा हल है। यहाँ पे बच्चों क्लास 10 हिंदी जो 18 पेपर को 18 तारीख को आप सभी जो पेपर है ना, यही क्वेश्चन आप सभी को ज्यादातर देखने को मिले, यही पैटर्न रहने वाला है। यह पद्यांश मनुष्य के जीवन में माता पिता, मान और चिंता का तुलना को दर्शाता है। इसमें नैतिक और शिक्षा दी गई है। यहाँ पर दिया गया है। इसके संस्कृत पद्यांश में देखते हैं। यहाँ पर इसके दिया गया, इसका हम हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। माता पृथ्वी से भी अधिक महान होती है, पिता आकाश से भी ऊंचे माने जाते हैं, मन हवा से भी तेज चलता है और मनुष्य की चिंता तिनके से भी अधिक हल्की, अर्थहीन होती है। यह श्लोक माता पिता की महानता और मन को चंचलता को बोध कराता है। अथवा करके यहाँ दिया गया, इसको भी यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर अनुवाद के रूप में हिंदी संस्कृत में अनुवाद करना है। जो व्यक्ति बिना पैरों के भी दूर तक पहुंच सके, अर्थात बुद्ध के बल पर, जो पढ़ा लिखा होकर भी विनम्र हो, जो बिना मुंह के भी स्पष्ट बोल सके, अर्थात अपने कर्मों के बल से, वही सच्चा पंडित कहलाता है। यह श्लोक सच्चे ज्ञान की पहचान कराता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5वें खंड में यहाँ दिया गया है युधिष्ठिर का, यहाँ पर जो अग्र पूजा का भाग होता है, जो यूपी में होता है, जो अपने प्रयागराज क्षेत्र में है, अग्र पूजा का यहाँ पर एक चरित्र चित्रण यहाँ पर वर्णन करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर 80 शब्दों में कैसे लिखना है। यहाँ पर वहाँ बहुत सारे रहते हैं, जो आपके जिले में चलता होगा वही आपको करना होता है। यहाँ पे एक युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करके दिखाते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाभारत के सबसे शांत, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय पात्र हैं। वे सत्य के अनुयायी और धर्मराज कहलाते हैं। यहाँ से आप सभी का उनका जीवन सत्य, संयम और नीति पर आधारित था। उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। जुए में भूल के बाद भी उन्होंने धैर्य और क्षमा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बुद्धि, विनम्र और धर्म पालन के कारण सबके आदर्श बने। सचमुच युधिष्ठिर धर्म, सत्य और कर्तव्य के प्रतीक हैं। और यहाँ पे अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया है। यहाँ से आप सभी को ये पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर जो ये 6ठे नंबर के जो क्वेश्चन है, यहाँ पैटर्न है यहाँ पर, और ये खा करके है यहाँ पर, ये अग्र पूजा का हमने खंड ये वाला करवाया है। यहाँ पर ये वाला जो अभी अग्र पूजा था ना, यही वाला पैटर्न हमने अभी कराया युधिष्ठिर का पार्ट। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। यहाँ पे अच्छे शब्दों में लिखना है। यहाँ क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और रचना। जीवन परिचय कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। 2 नंबर की क्या है, उनकी रचना को उल्लेख करना है। प्यारे बच्चों,
यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों करने हैं। तीनों में से एक को करना है, 5 नंबर का है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी के बिहार के सिवान जिले में हुआ। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान राष्ट्रभक्त थे। उनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। वे महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रमुख रचना क्या है यहाँ पर? भारत में स्वाधीनता संग्राम तथा आत्मकथा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और यहाँ पर अगला है जो जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ प्यारे बच्चों। जीवन परिचय में क्या बताया? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमूरिया गांव में हुआ। वे राष्ट्र कवि, स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी के महान कवि थे। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, वीरता और क्रांति की भावना प्रकट होती है। उन्हें साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है प्यारे बच्चों। प्रमुख रचना की बात करते हैं यहाँ पर रश्मरथी उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ पर उनकी जो प्रमुख रचना यहाँ पर रश्मरथी है, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है यहाँ प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं यहाँ प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जीवन परिचय इनकी बात करते हैं यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था प्यारे बच्चों, जो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। वे हिंदी के पहले वैज्ञानिक आलोचक और इतिहासकार थे। उन्होंने साहित्य को समाज और जीवन को जोड़ने का कार्य किया। उनकी भाषा सरल और तार्किक और प्रभावशाली है। और उनकी प्रमुख रचना कौन सी है यहाँ प्यारे बच्चों? हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी अमर कृति है। यहाँ पर ये भी क्या हुआ? 2 नंबर का, पूरा 5 नंबर का कंप्लीट है। यहाँ पर जो अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर खान जो है यहाँ पर उसी नंबर का, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सब सीमा 80 है। 3 नंबर का जीवन परिचय देना है, 2 नंबर उनकी रचनाओं को उल्लेख करना है, 5 नंबर का। यहाँ प्यारे बच्चों आप सभी का एक लास्ट हिंदी मॉडल पेपर 2026 का यही पैटर्न आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा। यही पैटर्न रहेगा या ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ किसका किसका दिया गया यहाँ प्यारे बच्चों? बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, ये सब क्वेश्चन या जीवन परिचय हल करना है। इसको भी देख लेते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र पे ना आया हो। और जो 8वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पर जहाँ 4 दिए 2 का उत्तर देना है। यहाँ पर जो 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निबंध लिखने के लिए यहाँ पर दिया गया टॉपिक, और 10वें नंबर में पत्र दिया गया प्यारे बच्चों लिखने। सभी का हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। जो 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जीवन परिचय के लिए, यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सब सीमा यहाँ पर 80 दिया गया है। 3 नंबर का जीवन परिचय है प्यारे बच्चों, 2 नंबर को उनकी रचनाओं को उल्लेख करना है। बिहारी लाल का जीवन परिचय देखते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। बिहारी लाल का जो जीवन परिचय यहाँ पर, बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गांव में हुआ था और वे रीत काल के प्रमुख कवि थे। वे क्या थे? रीत काल के क्या थे? प्रमुख कवि थे। उनकी कविता श्रृंगार रस की प्रधानता है। वे संक्षिप्त, मधुर और भावपूर्ण दोहों के क्या है? रचयिता है। प्रमुख रचना कौन सी यहाँ पर प्यारे बच्चों? बिहारी सतसई उनकी अमर कृति है यहाँ पर प्यारे बच्चों। यहाँ बात कर लेते हैं सूरदास की। यहाँ पर सूरदास का जो जीवन परिचय प्यारे बच्चों, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के समीप रून कटा नामक स्थान पर हुआ। वे भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि और कृष्ण भक्ति सूरदास का जो जीवन परिचय है प्यारे बच्चों, सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में दिल्ली के समीप रूनकटा नामक स्थान पर हुआ था। वे भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि और कृष्ण भक्त थे। उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम, करुणा भाव झलकता है। उन्होंने कृष्ण लीला का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। प्रमुख रचना क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? सूर सागर उनकी प्रसिद्ध क्या है? कृति है यहाँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगले यहाँ बात कर लेते हैं पॉइंट में मैथिली शरण गुप्त की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जीवन परिचय इनका मैथिली शरण गुप्त क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के चिरगांव में हुआ था। वे खड़ी बोली के प्रथम कवि और राष्ट्र कवि कहलाते हैं। उनकी कविता में देशभक्ति, नारी सम्मान और सामाजिक चेतना का स्वर मिलता है प्यारे बच्चों। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ जो प्रमुख रचना है यहाँ पे इनकी प्रमुख रचना भारत भारती उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है।
भारत भारती उनकी क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना है यहाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला जो हमारा पैटर्न है यहाँ पर 7वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर क्या हो, ना आया हो। 2 नंबर का दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक संस्कृत में यहाँ दिया गया, इसका अर्थ निकालना है। यहाँ दिया गया है विद्या ददाति विनम बिन याद यदि पत्र पात्र ताम। यहाँ दिया गया संस्कृत में दिया गया, इसको क्या करना, इसके अर्थ को यहाँ पर लिखना है। यह विद्या मतलब ये विद्या विनम्रता देती है, विनम्र है ना यहाँ पर, उसके अर्थ का भाव को समझना आसान शब्दों में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 नंबर का आया हुआ है। और यहाँ पे जो 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, यहाँ पर दिया गया ये प्रश्न है, 1 नंबर का है। धर्म भारतीय संस्कृत मूलतः अस्ति, धर्म भारतीय संस्कृत का मूल है। ये हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, धर्म भारतीय संस्कृत का क्या है प्यारे बच्चों, मूल है। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, का संस्कृत तह सदा गतिशील वर्तते, यहाँ दिया गया अस्माकं संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, हमारी संस्कृत सदा गतिशील रहती है। यहाँ दिया गया 3रा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, ये 3रा नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पुरुराज आयुना सह युद्धम अकरोत्, राजा पूर्व के आयु के साथ युद्ध किया। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर, चंद्रशेखर का अस्ति, चंद्रशेखर महान देशभक्त आसित, चंद्रशेखर महान देशभक्त थे। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर, निबंध शब्द सीमा लगभग 200 शब्द में है। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ बताया गया भूमिका, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, परंतु आज यह प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, परंतु आज यह क्या है, इस 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। ऐसे पॉइंट बनाकर कम शब्द लिखिए, ज्यादा नंबर ले आने का सटीक यहाँ हेडिंग बनाकर लिखना है प्यारे बच्चों। अगले पॉइंट में मुख्य भाग क्या बताया गया यहाँ पर, उसके मुख्य भाग क्या है, वायु है, जल है, ध्वनि है, भूमि प्रदूषण है, से जीवन संकट पड़ गया है। कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और वृक्षों की कटाई इसकी क्या मुख्य कारण है। इनसे न केवल मानव बल्कि पशु पक्षी और वनस्पतियां भी प्रभावित हो रही हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। उपाय क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग, गाड़ियों की जांच और प्लास्टिक पर रोक आवश्यक है। यहाँ पर उपसंहार में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, यदि हमने अब ध्यान न दिया तो जीवन असंभव हो जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया, यहाँ पर विज्ञान अभिशाप या वरदान है। भूमिका में क्या बताया गया प्यारे बच्चों, विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है, यह वरदान भी और कुछ स्थितियों में भी क्या अभिशाप है। मुख्य भाग में क्या बताया यहाँ प्यारे बच्चों, विज्ञान ने बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, चिकित्सा, यातायात आदि में चमत्कार कर दिए हैं, परंतु इसके दुरुपयोग से परमाणु बम, प्रदूषण, हथियार और बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। उपसंहार में क्या बताया गया यहाँ पर, विज्ञान स्वयं न तो अभिशाप है न वरदान है, उसका उपयोग ही उसे ऐसा बनाता है। सदुपयोग करें तो वरदान है, दुरुपयोग करें तो अभिशाप है। अगले पॉइंट में देखते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में 4 नंबर का है। यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे को शिकायत पत्र, यहाँ पे इसमें क्या बताया गया यहाँ प्यारे बच्चों, रमेश में क्या बताया गया, रमेश कुमार में कक्षा 12 DK मौर्य क्लासेस, यहाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सेवा में क्या दिया गया है, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। विषय क्या है, ट्रेन में सफाई और सुविधाओं के अभाव के संबंध में शिकायत। महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक 10 नवंबर 2025 मैंने वाराणसी से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस से यात्रा की। ट्रेन के डिब्बों में गंदगी थी, पंखे व लाइटें ठीक से नहीं चल रही थी, शौचालय में पानी नहीं था और सफाई कर्मी अनुपस्थित थे। अतः आपसे अनुरोध है कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में उचित सफाई व सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। सर धन्यवाद।
आपका आज्ञाकारी रमेश कुमार, दिनांक ऐसे ही आप सभी बोर्ड एग्जाम में लिखने यहाँ प्यारे बच्चों, अथवा या अपने मित्र को अपनी रुचियों को उल्लेख करते हुए पत्र लिखना यहाँ पर। यहाँ क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रिय मित्र राघव, सप्रेम नमस्कार, आशा है तुम स्वस्थ और संपन्न होगे। मुझे तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने मेरी रुचियों के बारे में पूछा था। मुझे पढ़ाई के साथ साथ संगीत सुनना, चित्र बनाना और सुबह सैर पर जाना बहुत पसंद है। अब सप्ताह में मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तकालय जाता हूँ। मेरा सबसे प्रिय विषय हिंदी है और भविष्य में मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। तुम अपनी रुचियों भी लिखना और तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। ये था उसका निबंध। ये इसका पत्र था यहाँ पर। ऐसे बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों आप सभी को लिखना है यहाँ पर। ये आज हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सीखा यहाँ पर कैसे यहाँ पर आप सभी को पेपर को हल करना है। यहाँ पर मॉडल पेपर 2026 को यहाँ पूरी डिटेल में आप सभी को जानकारी दी गई है यहाँ प्यारे बच्चों। और सभी विषय का हम मॉडल पेपर आप सभी को 7 बजे देखने को मिलेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हमारी डेली लाइव सेशन आएगी वीडियो, वो भी मॉडल पेपर हल सहित। आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। जय। मॉडल पेपर से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो साबित करो, एक जबरदस्त लाइक ठोको और सब्सक्राइब करके दिखाओ कि तुम 2026 के बोर्ड टॉपर में से एक हो।